सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड। और स्टार्ट करने वाले हैं क्या H2 एंटी हिस्टामिनिक्स या H2 एंटागोनिस्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने H1 एंटागोनिस्ट पूरा कवर किया है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ड्रग। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह आप जरूर से देखिए, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। क्लियर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं H2 एंटी हिस्टामिनिक्स या H2 एंटागोनिस्ट। हम देखिए, आप जानते हैं H2 एंटा हिस्टामिनिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा H2 रिसेप्टर होता है, पहला बात कर लेते हैं, जो हमारा रिसेप्टर होता है हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर, उसका काम क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर हिस्टामिन अगर हमारे H2 रिसेप्टर से बाइंड करता था, तो जो हमारा H2 रिसेप्टर है ना, वो पेराइटल सेल में होता है। हमारे स्टोमक के पेराइटल सेल में H2 रिसेप्टर होता है, जहां पे हिस्टामिन आकर बाइंड करता था और वहां से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करवाता है। इसका करवाता है, हिस्टामिन आकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और वहां से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करवाएगा। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, H2 एंटागोनिस्ट। मतलब एंटागोनिस्ट होता है कि जो एफिनिटी होता है, रिसेप्टर से जाकर बाइंड तो कर जाएगा, H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, लेकिन एक्शन शो नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हिस्टामिन एक्शन शो कर रहा था, हिस्टामिन जो बाइंड करके HCl का सिक्रीशन करवा रहा था, और अब एंटागोनिस्ट हम दिए ना, तो जाकर बाइंड करेगा, लेकिन HCl का सिक्रीशन वहां से नहीं करवाएगा। तो क्या होगा, हमारे HCl का मात्रा स्टोमक में घटेगा, जो कि कब यूज होगा, गैस्ट्राइटिस यानी जब गैस का बीमारी होता है, या फिर आजकल कितना प्रिवेलेंट है, सबको गैस हुआ पड़ा है, या फिर जो हमारे अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, या फिर हार्टबर्न कहते हैं जिसको, गर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि हार्टबर्न जिसके कारण होता है। तो ये सब बीमारी से क्या करता है, हम लोग को बचाता है। आपने नाम भी सुना होगा, पेंटोप्राजोल है, एस्माप्राजोल। तो ये सब के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको जान लेना होगा एक्शन इसका कैसे काम करता है। तो आज हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी आज क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे देखिए हमारा रिसेप्टर है, ये जो है मेरा क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा है मेरा पेराइटल सेल, पेराइटल का सेल है। तो आप जानते हैं कि सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पे गैस्ट्रिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है। मेनली 3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, H2 रिसेप्टर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, जहां से H2 यहाँ पे हिस्टामिन आकर क्या क्या बाइंड करेगा, हिस्टामिन आकर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। हिस्टामिन बाइंड करेगा तो CAMP जो होता है, साइक्लिक AMP, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट हो जाएगा तो आप समझ पा रहे होगे, GS प्रोटीन मेडिएटेड होता है। ये हमने बताया था आपको कि GS प्रोटीन मेडिएटेड होता है। जो H2 रिसेप्टर होता है वो GS प्रोटीन मेडिएटर होता है, मतलब कि स्टिमुलेशन करता है। मतलब क्या करवाएगा, HCl को क्या कराएगा, सिक्रीशन करवाने में हेल्प करेगा। और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या करता था, कैल्शियम। तो कैल्शियम से क्या होता था, कैल्शियम जाकर बाइंड करेगा और GQ प्रोटीन मेडिएटेड होता है और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हिस्टामिनिक रिसेप्टर से हिस्टामिन आकर बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, CAMP पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण प्रोटोन पंप जो होता है हमारा, जो हमारा प्रोटोन का पंप होता है, H+K+ ATPase पंप, वो खुल जाएगा, जिसके कारण हमारा HCl का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं इस कैसे होता है, क्या करता है। देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा एक डायग्राम है, इसको समझना है आपको। क्लियर। देखिए ये हमारा है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज है, दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। और ये दोनों आपका चीफ सेल है। ठीक है, और यहाँ ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा, ये है मेरा पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल है, और ये दोनों हमारा चीफ सेल लगा हुआ है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये देखिए, और इस पे मेरा जो एक्युमुलेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें पूरा हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है। और ये आपका स्टोमक का ल्यूमेन है, स्टोमक का ल्यूमेन, जहाँ का जो खाली जगह होता है हमारा पेट में, ये वाला है। और ये उसके लाइनिंग है, लेयर का बात कर रहे हैं, जहाँ पेराइटल सेल प्रेजेंट होता है। देखिए कैसे काम करता है, पूरा मैकेनिज्म जानेंगे हम। पहले देखिए, ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरीज से क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, और हमारे पेराइटल सेल में वाटर मौजूद था, वाटर मौजूद था। अब दोनों मिलके H2CO3 बनाएगा कि नहीं, ठीक है, CO2 प्लस वाटर क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, H2CO3 बाइकार्बोनेट बना दिया, CO2 वाटर मिलकर हमारा बाइकार्बोनेट बना दिया, H2CO3 बना दिया। क्लियर है। अब देखिए H2CO3 जो है, H2CO3 ये ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज आयनिक होता है वो ब्रेक डाउन करता है प्रेजेंस में।
ठीक है, कभी ना कभी तो ब्रेक डाउन करेगा। तो HCO3 माइनस और H प्लस में ब्रेक डाउन कर जाता है। किसमें करता है, ध्यान देना है यहाँ पे आपको, HCO3 माइनस और H प्लस में ब्रेक डाउन करेगा। H प्लस में ब्रेक डाउन तो कर गया। अब देखिए यहाँ पे एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोन पंप। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो है हमारा, इसको हम लोग H प्लस और K प्लस एटीपीएज पंप कहते हैं। प्रोटोन पंप इसी को कहते हैं, ठीक है ना, प्रोटोन पंप हम इसी को कहते हैं। तो जो हमारा H प्लस रिलीज हुआ है, देखिए ध्यान से, जो हमारा H प्लस बना है वो कहाँ जाएगा, आपके ल्यूमेन में जाएगा। देखिए ल्यूमेन में गया कि नहीं, प्रोटोन पंप से होकर H प्लस ल्यूमेन में गया। ल्यूमेन मतलब पेट का जो खाली जगह है जहाँ HCl सिक्रीशन होता है, जहाँ आपका खाना है उस जगह पे, वहां पे जाएगा आपका H प्लस जाएगा। अब H प्लस जाएगा तो इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव आयन गया है, तो एक पॉजिटिव आयन अंदर भी तो आना चाहिए। तो क्या होता है ना, हमारा ल्यूमेन में पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा होता है। ल्यूमेन में पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा होता है तो क्या होगा, हमारा पोटेशियम आयन इसके फिर अंदर आएगा। पोटेशियम अंदर आना, H प्लस आयन बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर हमारा आयन हमारा अंदर आएगा। क्लियर है, तो ये मेंटेन किया। अब देखिए फिर हमारा जो HCO3 बना था, बाइकार्बोनेट बना था, वो हमारे वापस कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा, मतलब ब्लड में चला जाएगा HCO3 माइनस। तो माइनस आयन है, तो इसको माइनस करने के लिए एक और माइनस की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए फिर क्लोराइड आयन आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्लोराइड चैनल से अंदर आता है। ये जो है क्लोराइड आयन अंदर आया यहाँ से, ठीक है। फिर यह हमारा आ गया पेराइटल सेल में, फिर पेराइटल सेल में क्लोराइड आयन अंदर आएगा। फिर देखिए इस क्लोराइड आयन के यहाँ से होते होते क्लोराइड चैनल, ये जो हमारा है ना, ये क्लोराइड चैनल है, ये क्लोराइड चैनल है। इस क्लोराइड चैनल से होते होते हमारा ल्यूमेन में चला जाएगा। अगर ल्यूमेन में चला गया तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमारा H प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर हमारा HCl बना दिया। तो आपके एसिड, आपके जो स्टोमक है उसमें एसिड का प्रोडक्शन हुआ कि नहीं, HCl का प्रोडक्शन हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन हुआ। तो स्टार्ट कैसे हुआ था, पहले जो है हमारे H2 रिसेप्टर्स पे आकर रिसेप्टर बाइंड किया, रिसेप्टर आकर के बाइंड करेगा, तब जो है क्या करेगा, CAMP पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। CAMP पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा तो जिसके कारण जो ये गेट है, जो पंप है, ये सब ओपन हो जाएंगे। ये पंप ओपन हो जाएंगे जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर से मिलकर बाइकार्बोनेट बना देगा। फिर HCO3 H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा। फिर प्रोटोन जो है, और प्रोटोन पंप के थ्रू H प्लस K प्लस ATPase पंप, ATPase क्यों कहें, क्योंकि ये जो पंप होता है ना, ये जो होता है ये ATP पे डिपेंड करता है, मतलब इसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो ATP एनर्जी करेंसी सेल का कौन है, ATP है, तो ATP का यूज करेगा, H प्लस को बाहर करेगा और K प्लस को अंदर ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, काम करता है। और हमारा HCl का लास्ट में क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। HCl का फॉर्मेशन बन गया। अब क्या होगा ना, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं H2 एंटीहिस्टामिनिक्स, तो या तो देखिए, या तो क्या करेगा कि जो हमारा रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर, वहां पे एंटागोनिस्ट दे दिया तो वहां से बाइंड करवा देगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब H2 का जो रिसेप्टर है, हिस्टामिन को उस पर बाइंड ही ना होने दे। तो इसीलिए हम एंटागोनिस्ट देते हैं, क्योंकि जो रिसेप्टर पे हम जो ड्रग दिए हैं वो बाइंड कर गया तो हिस्टामिन का एक्शन नहीं मिलेगा। बाइंड कर गया तो जगह उसका भर गया ना, जगह अगर भर गया तो हिस्टामिन आकर बाइंड नहीं करेगा। अब देखिए, और दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि जो H प्लस और K प्लस पंप है इसको इनहिबिट कर दें। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर, है ना। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो ये प्रोटोन का पंप है इसी को इनहिबिट कर देंगे। तो इसी को इनहिबिट कर देंगे तो H प्लस बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर H प्लस बाहर नहीं जाएगा तो HCl बनेगा ही नहीं, तो HCl आपका नहीं बना। जो गैस का बीमारी होता है, जो अल्सर है, उससे आपको बचाया जा सकता है। तो मैकेनिज्म क्लियर है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होता है, जो मैकेनिज्म है ये देख लिया कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हमारा, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कंप्लीटली बाइंड करता है H2 रिसेप्टर से, मैंने बताया, ठीक है। पेराइटल सेल के आसपास जो होता है पेराइटल सेल पे जाकर के बाइंड करेगा। और जो हिस्टामिन का रिलीजिंग पाथवे था, ठीक है, या जो हिस्टामिन का रिलीजिंग पाथवे था, जो मतलब उस पर बाइंड करता था, तो क्या होता था, H2 रिसेप्टर अगर बाइंड करता था हमारा, तो जो हमारा कैम्प पाथवे एक्टिवेट हो जाता था, है ना। तो एक्टिवेट हो जाता था तो उसको हम क्या किए, हिस्टामिन आएगा तब ना काम करेगा, तो यहाँ हम क्या दिया, एंटागोनिस्ट दे दिए, तो हिस्टामिन काम नहीं आकर बाइंड करेगा। फिर उस दूसरा क्या होता हो सकता है कि प्रोटोन पंप एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोटोन पंप एक्टिविटी और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, प्रोटोन पंप को हम अगर इनहिबिट कर दिए तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन रुक जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी छोटा सा डायग्राम के द्वारा समझाया गया। ये पेराइटल सेल है, ये H2 रिसेप्टर है। H2 रिसेप्टर पे क्या हिस्टामिन आकर बाइंड करता, देखिए ये दोनों हिस्टामिन बेचारा लगा हुआ है, बाइंड करता,
लेकिन चूंकि हम H2 एंटागोनिस्ट दे दिए थे, तो देखिए पहले जाकर ये जाके तुरंत से बाइंड कर गया, बाइंड कर दिया, तो एक तो जगह है, तो ये कहाँ बाइंड करेगा, जगह है ही नहीं इसको बाइंड करने के लिए, तो ये इसका एक्शन नहीं मिलेगा, तो एंटागोनिस्ट का हमको एक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे, अब ड्रग कौन कौन होते हैं भैया H2 एंटीहिस्टामिनिक्स के, तो सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, ठीक है, फेमोटिडिन, रोक्सेटिडिन और लेफुटिडिन, ये जो है एंटीहिस्टामिनिक्स है। तो हम पढ़ते हैं एक करके। तो पहला ड्रग है हमारा सिमेटिडिन। सिमेटिडिन हिस्टामिनिक कंजेनर है, ठीक है, हिस्टामिनिक मतलब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, आपको इतना याद रखना है। जो बाइंड कहाँ बाइंड करेगा, अगर एंटी हिस्टामिनिक है तो H2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। देखिए इस सब का जो कॉमन पाथवे होगा क्या होगा कि H2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और H2 रिसेप्टर बाइंड करके एंटागोनाइज कर देगा, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देगा। क्लियर है? H2 रिसेप्टर बाइंड करके क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन, पेप्सिन का सिक्रीशन, जो पेप्सिन क्या होता था, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है, जो कि एसिड से हमारे स्टोमक के वाल को बचाता है। एसिड से हमारा जो स्टोमक का वाल है उसको बचाता है, ताकि एसिड उसको जला ना दे, तो पेप्सिन बचाता है, नहीं जलने देता है हमारे वाल को, राइट। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, ठीक है, और गैस्ट्रिन और पेप्सिन को। देखिए सिमेटिडिन का स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे सिमेटिडिन का, तो देखिए यहाँ पे ये सबको आपको कॉमन मिलेगा, सारे जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, H2 एंटागोनिस्ट में सारे कॉमन मिलेगा। इमिडाजोल रहेगा, ठीक है, सल्फोनिल रहेगा, SCH2CH2 ग्रुप रहेगा, सल्फोनिल, इसको हम लोग CH2CH2 को इथाइल कहते हैं, और चूंकि यहाँ सल्फर लगा हुआ है इसीलिए इसको हम सल्फोनाइल डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे गुआनाइड लगा हुआ है, क्या है, गुआनिडीन, गुआनिडीन, इमिडाजोल, सल्फोनिल, सल्फोनिल है, और गुआनिडीन। गुआनिडीन में देखिए NH2 के साथ CH3, C डबल बॉन्ड N, CN, ठीक है, C के साथ NH। स्ट्रक्चर तो आपको बार बार देखकर याद करना पड़ेगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा तब आने वाला है। यहाँ पे देखिए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी मैंने कर रखा है, आप इसका ही हेल्प भी ले सकते हो। इमिडाजोल प्रेजेंट है, सल्फोनाइल, इथाइल और गुआनिडीन, ये गुआनिडीन डेरिवेटिव से ये सल्फोनाइल है और ये इमिडाजोल है, राइट। अब देखिए सिमेटिडिन कैसे काम करता है समझ गया, ब्लॉक कर देगा हिस्टामिन को, रिसेप्टर को, आप फिर वहां से क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो उसका एक्शन हमारा हिस्टामिन का नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या गैस्ट्राइटिस से बचाया कि नहीं बचाया, पेप्टिक अल्सर से बचाएगा, ड्यूडोनल अल्सर से बचाएगा, इस सब में कॉमन होने वाला है। सिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि स्टार मार्क का ड्रग है। सिंथेसिस देखिए, सिंथेसिस सिमेटिडिन का इथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट, ये है हमारा क्या, इथाइल, C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप है, 5 पे मिथाइल ग्रुप है ना, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो है N, 2 N है, इसलिए क्या है, इमिडाजोल। इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट क्यों कहें, क्यों देखिए C डबल और C2H5 लगा हुआ है, इसलिए कार्बोक्सिलेट, समझ गए। इथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट। अब देखिए इसको हम LiAlH4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। LiAlH4 क्या होता है, आप सभी जानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि क्या करता था, रिड्यूस करता था अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता था। देखिए C00 C2H5 है ना यहाँ पे, इसको LiAlH4 क्या करेगा CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मिथनॉल में, मतलब मिथाइल अल्कोहल में CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। C डबल बॉन्ड O जो रहता है ये वाला, इसको COH में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कन्वर्ट किया कि नहीं किया, CH2OH में कन्वर्ट किया। अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे, जो हमारा इंटरमीडिएट बना, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है इसका हम रिएक्शन कराएंगे अमीनो इथाइल थायोल। देखिए NH2 ग्रुप लगा है इसलिए अमीनो, 2 CH2 है इथाइल, और SH है इसीलिए थायो, क्योंकि SH जहां लगता है वहां थायो ग्रुप को कहते हैं उसको। तो अमीनो इथाइल थायोल से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा ध्यान देना आपको, इसका CH2OH का OH, इसका OH और SH का H रिलीज करके -H2O के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और उसके बाद सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे CH2 के साथ ये वाला ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। देखिए CH2S CH2 NH2 ये वाला ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, ये OH और इसका H बाहर निकल जाएगा। क्लियर, तो ये एक नया इंटरमीडिएट बना हमको। अब देखिए क्या होने वाला, अब इसका रिएक्शन करवाएंगे डाइमिथाइल एन साइनो डाइथायोइमिनो कार्बोनेट के साथ। बहुत अजीब सा नाम है मेरे को पता, लेकिन ये एग्जाम में आता है, इस सिंथेसिस है, ठीक है। डाइमिथाइल एन साइयो, डाइमिथाइल यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, डाइमिथाइल, एन पे साइनो ग्रुप है। देखिए यहाँ पे एन पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से, एन पे हमारा क्या साइनो ग्रुप लगा हुआ है, डाइथायो इम्यूनो कार्बोनेट, डाइथायो, थायो क्योंकि S 2 S है इसलिए डाइथायो इम्यूनो, ये देखिए इमीन ग्रुप है, इम्यूनो ग्रुप,
इम्यूनो कार्बोनेट, ठीक है, डाई इथाइल एन साइनो डाई इथाइल इम्यूनो कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SHCH3 यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। SHCH3 कहने का मतलब है कि जो NH2 का H था, ये देखिए यहाँ पे NH2 का ये वाला H है, एक H यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा और एक SH3 यहाँ से रिलीज आउट होगा, दोनों H लेकर SH बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, मतलब ये जाकर नाइट्रोजन के पास अटैच हो जाएगा। तो हमारा नया इंटरमीडिएट बना बन गया कि नहीं? बिल्कुल। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल अमीन से क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो मिथाइल अमीन से रिएक्शन करवाने के बाद क्या होगा ना, देखिए मिथाइल अमीन से रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारा इसका NH2 का जो H है ये बाहर निकलेगा और जो SCH3 है ये बाहर निकलेगा, राइट। तो ये जो है हाइड्रोजन लेके इसका बाहर निकल जाएगा और कार्बन के जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, CH3NH2, देखिए NHCH3 अटैच हो जाएगा। ये जो NHCH3 बचा ये आकर कार्बन के जगह यहाँ पे, ये मतलब कार्बन के जगह जो यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा क्या, NHCH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेटिडीन बन जाएगा। तो इस तरह से सिमेटिडीन बनता है, ठीक है। अब क्या काम करता है, पेप्टिक अल्सर में काम करेगा, नॉन अल्सर डिस्पेसिया, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में काम किया, हमारा जो अल्सर हुआ है उससे क्या करेगा, बचाएगा, क्योंकि H2 एंटीहिस्टामिनिक्स है ना, एंटीहिस्टामिनिक्स है, मतलब क्या करेगा, वहां से हमारा H+ का सिक्रीशन ही इनहिबिट कर देगा, मतलब HCl सिक्रीशन नहीं हो जाएगा, तो पेप्टिक अल्सर से बचेगा कि नहीं। अल्सर होता है कि आपके जो पेट में है ना, कभी कभी छोटा छोटा घाव टाइप का हो जाना, उसी को हम अल्सर कहते हैं। या नन अल्सर डिस्पेसिया, ये होता है जो डिस्पेसिया होता है, एक तरह से क्या करेगा, अल्सर जैसा सिम्टम्स रहेगा, आपको हार्ट बर्न करेगा, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, आपको नोजिया आएगा बार बार, ठीक है, वोमिटिंग जैसा मन करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पेसिया कहेंगे। आपको दर्द देगा, बहुत पेनफुल होगा, लेकिन वो अल्सर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स जो है अल्सर जैसा रहेंगे लेकिन ये असली में अल्सर नहीं रहेगा। फिर आता है गैस्ट्रोइसोफेजियस रिफ्लक्स डिजीज, जिसको GERD कहते हैं। ये क्या होता है ना, कभी कभी हमारा जो पेट से कभी कभी क्या होता है, जो एसिड सिक्रीशन होता है वो ऊपर आ जाता है, कभी कभी फूड पाइप के अंदर क्या होता है ना, फूड पाइप के अंदर चला जाता है, जिसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, लगता है कि जलन दे रहा है, तो इसको हम लोग GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियस रिफ्लक्स डिजीज, रिफ्लक्स हो जाता है ना, इसीलिए। फिर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया में भी हेल्प करता है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो कि आपका जो लिक्विड है या फिर आपका खाना है कभी कभी फूड पाइप में चला जाता है, सॉरी फूड पाइप नहीं, आप इनहेल कर लेते हो, आपके जो है विंड पाइप में चला जाता है, तो बहुत इरिटेशन काज होता है, इन्फ्लामेशन, जो ये कभी कभी इससे डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है हमारा लंग्स में, और लंग्स डिजीज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो जाता है अगर ट्रीट ना मिला प्रॉपर टाइम पे। तो यूट्रिक एरिया तो समझ रहे हो आप, खुजली, जोर से खुजली होना, तो इस सब में क्या करता है, हमको हेल्प करेगा। अगला है क्या, फेमोटिडिन। फेमोटिडिन की बात करते हैं तो फेमोटिडिन में भी देखिए थायाजोल रिंग है हमारा पे, ठीक है। फिर C डबल NH2 लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। सल्फोक्सिल यहाँ पे SONH2 सल्फोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, सल्फोक्सिल ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, SO2NH2। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता देते हैं। ज्यादा पोटेंट है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है कंपिटेटिव इनहिबिटर का, H2 रिसेप्टर पे काम करता है ना। ये सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज तो आपको सबको सेम रहेगा कि H2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा और इनहिबिट कर देगा हिस्टामिन के एक्टिविटी को, और इसका ये प्रॉपर्टी डोज आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। अब देखिए ये जो काम क्या करेगा, हार्टबर्न में इसका काम होगा। फिर जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम, ठीक है, जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम में काम करता है। और ड्यूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडोनम में आप पढ़े ना कि ड्यूडोनम, जुजिनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो ड्यूडोनल में अल्सर घाव हो जाता है तो उसको ड्यूडोनल अल्सर कहते हैं, और अगर आपका स्टोमक में हो जाता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। फिर आता है जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम जो होता है, ये क्या होता है, रेयर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण, जिसमें कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमारे पेट में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होने लगता है, जिसके कारण गैस्ट्रिन का अगर सिक्रीशन होगा तो ऑफ कोर्स है कि HCl का सिक्रीशन को बढ़ाएगा, तो बहुत ज्यादा HCl का सिक्रीशन बढ़ाने लगता है, जिसके कारण अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम भी कहते हैं, राइट। अगला जो ड्रग है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन देखिए स्ट्रक्चर रेनिटिडिन का, तो फ्यूरान रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इथीन ग्रुप है इथीन है, देखिए यहाँ पे इथीन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, इथाइल ग्रुप है, NH,
फ्यूरान रिंग है, देखिए फ्यूरान डेरिवेटिव रेनिडिन आपको इतना याद रखना है, और NCH3 CH3 अटैच है CH2। क्लियर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या कर्म करेगा, H2 रिसेप्टर को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। प्रॉपर्टीज ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पढ़ना है फिर यहाँ पे यूज। यूज तो आप सभी जान रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है ना, किसका, गैस्ट्रिक एसिड का, HCl का बहुत ज्यादा सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो उससे क्या करेगा, आपको बचाएगा। अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, गैस का बीमारी या अल्सर भी हो सकता है। देखिए टैबलेट है रेनिटिडीन टैबलेट। अब हम बात करते हैं किसका, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो ये तो हम बात किए थे, किसका बात किए, कि हम जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे थे, अभी तक बात किए कि H2 को रिसेप्टर को हम एक्टिवेट ही ना होने दें, ठीक है, एंटागोनिस्ट देके वहीं पे काम खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटोन का पंप है, जिसके कारण जो प्रोटोन बाहर निकल रहा है हमारा ल्यूमेन में, जो पेराइटल सेल से H+ ल्यूमेन में निकल रहा है, तब तो Cl से बाइंड करके HCl बना रहा है। तो अगर हम प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर दिए, मतलब H+K+ ATPase पंप, ध्यान देना है आपको, H+K+ ATPase पंप, क्योंकि एक ही जगह से ना H+ बाहर जा रहा था और K+ आ रहा था, इसीलिए H+K+ ATPase पंप। ATPase क्यों कहे, क्योंकि ये जो है इसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए राइट। देखिए ये क्लास है ड्रग जो कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक एसिड, ड्यूडेनल अल्सर से बचाएगा, काम तो एक ही रहेगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम करेगा और ड्यूडेनल अल्सर से बचाएगा। तो देखिए जितने भी गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं, ये जो है ना बेंजीमिडाजोल क्लास के होते हैं, बेंजीमिडाजोल क्लास के होते हैं, ठीक है। जिनका काम क्या होता है कि जो पेराइटल सेल है उस पे क्या करेगा, प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देगा। और उसमें एक चीज और होता है कि जितना जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है उसमें सल्फोनिल ग्रुप होता है ना। तो बेंजीमिडाजोल और सल्फोनिल ग्रुप रहेगा पायरिडीन रिंग के साथ। देखिए ध्यान से अगर आपको दिखाया जाए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सभी जानते हैं, क्या करेगा, जाकर प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करेगा, प्रोटोन पंप जो है जिसके कारण H+ बाहर निकल रहा था उस पंप को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण H+ का सिक्रीशन बाहर हमारा ल्यूमेन में नहीं होगा। अगर ल्यूमेन में नहीं होगा तो क्या होगा, हमको HCl, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, या इसका इस बीमारी हमको नहीं होगा, गैस का बीमारी नहीं होगा, राइट। वही चीज है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या कर रहा है, कम कर देगा। क्लास देखिए इस मैंने आपको बताया कि क्या रहेगा हमारा, देखिए इमिडाजोल, पायरिडीन रिंग और ये सल्फोनाइल ग्रुप। सल्फोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए ये इमिडाजोल, सल्फोनाइल ग्रुप और पायरिडीन रिंग NCH2CO2, ये जो है स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया हुआ कि अगर आप ओमिप्राजोल ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओमिप्राजोल ले रहे हो तो जो X है इसके जगह पे आप CH रख दो, R1 जो है, जो हमारा R1 है इसके जगह पे आप क्या लिख दो, OCH3 रख दो। R2 की जगह पे जो वहाँ पे R2 है आपका, ये R2 है, इसके जगह पे CH3, R3 की जगह पे CH3, R3 की जगह पे CH3 और R4 जो है ये हमारा R4 है, इसके जगह पे CH3, ठीक है, सब जगह पे CH3 रहेगा, बस R1 पे OCH3 और X पे CH, तो ओमिप्राजोल बन गया। ओमिप्राजोल और इसोमिप्राजोल का स्ट्रक्चर जो है सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव है ओमिप्राजोल और इसिमिप्राजोल, ठीक है। फिर अगर हम लेंसप्राजोल का बात करें तो CH रख दो X की जगह पे, फिर R1, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में ड्रग देखिए, पहला जो हमारा ओमिप्राजोल था क्या काम कर रहा, प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब कहना, प्रोटोटाइप कहने का मतलब है कि अगर हमको ये बीमारी होता है तो पहला जो मेरे दिमाग में ड्रग आना चाहिए वो ओमिप्राजोल आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा, बेंजाइमिडाजोल डेरिवेटिव है, सभी जानते हैं। देखिए इसका भी स्ट्रक्चर हम देखो ओमिप्राजोल का, तो बेंजाइमिडाजोल लगा हुआ है, सल्फोनाइल, ठीक है, सल्फिनाइल ग्रुप है और पायरिडीन है, तो ये तीनों सब में कॉमन रहेगा, जितने प्रोटोन पंप इनहिबिटर हैं, बेंजाइमिडाजोल, सल्फिनाइल और पायरिडीन। और कहाँ कहाँ चेंज आ सकता है, तो ये सब जो हमारा CH3 OCH3 वाले जगह है, ये सब जगह बस चेंज आ सकते हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग, अगर हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप तो आपने पढ़ा ही होगा कि स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो उसका रिएक्टिविटी चेंज हो जाता है। काम कैसे करता है भैया, तो आप सभी को पता है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप पे H+ K+ ATPase पंप को क्या कर देता है, इनहिबिट करता है, जिसके कारण एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। बहुत सिंपल है, एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसका यूज कर ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन में इसका यूज करेंगे। वहीं पे लेंसोप्राजोल का बात करते हैं तो लेंसोप्राजोल का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो बेंजीमिडाजोल यहाँ भी है, सल्फिनाइल ग्रुप, SOCH2, ठीक है, पायरिडीन रिंग, ये सब में कॉमन होगा लेंसोप्राजोल,
ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन, एक कार्बन से 3 फ्लोरीन अटैच है OCH2 के साथ, राइट। तो ये कॉमन रहेगा बेंजीमिडाजोल, सल्फिनाइल ग्रुप और पायरिडीन रिंग, लेसोप्रोनोल। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये भी काम करता है गैस्ट्रिक एक्सीक्रीशन का। प्रोटोन पंप H+K+ ATPase पंप को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, इनहिबिट करेगा तो HCl का सिक्रीशन नहीं होगा। और देखिए इसको हम लोग ओरल रूट से देते हैं तो इसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब 100 mg अगर हम ड्रग खाते हैं तो 80 mg हमारा ब्लड में गया, 100 mg ड्रग लिए मुंह से और 80 mg ब्लड में गया तो 80% बायोअवेलेबिलिटी होता है। मतलब कितना ड्रग लिए और कितना ड्रग हमारा ब्लड में गया, इसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। बस अभी इतना समझ लो आप, क्लियर है। तो हाइयर डोज पे क्या होगा, इस देखिए इसको हम ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा हो इसलिए इसको हम लोग आराम से ओरल रूट से ले सकते हैं। और ओमिप्राजोल जो हमारा प्रोटोटाइप ड्रग था उससे इसका टी हाफ ज्यादा है, मतलब हाफ लाइफ ज्यादा है। इसका कहने का मतलब है कि ये लंबे समय तक काम करता है ओमिप्राजोल से, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लीवर का डिजीज है, लीवर की बीमारी है, तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, कम देंगे, उस इसका डोज को रिड्यूस कर देंगे। आप यूज तो सब जान रहे हो इसका, एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। एसिड रिफ्लेक्स मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है, पेट का एसिड जो है और इसोफेगस या फूड पाइप में आ जाता है, जिसके कारण आपको इरिटेशन का जो होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कहते हैं ना कि जलन दे रहा है, ठीक है। तो हृदय में क्या हो रहा है, जलन दे रहा है या फिर आपका चेस्ट बर्न कर रहा है, तो ये काम करता है। और फिर एच पाइलोरी इरेडिकेशन में भी हेल्प करता है। एच पाइलोरी क्या होता है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अल्सर काउज कराता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है और क्या कराता है, अल्सर काउज कराता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। बहुत दिनों तक ये जीवित रह सकता है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है ना कि हाई एसिड कंटेंट में, मतलब पीएच वैल्यू 1-3 कितना रहे, ये सरवाइव करेगा भैया, बढ़िया सरवाइव करेगा एच पाइलोरी। तो इसमें क्या करेगा, ये ड्रग हमको बचाता है, ठीक है। तो अगला ड्रग है हमारा रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल भी वही है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, फास्ट एसिड सप्रेशन करता है। ये एसिड का सप्रेस बहुत जल्दी काम करता है, इसका मतलब ये है। अगर रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इसमें भी बेंजीमिडाजोल दिख रहेगा आपको, सल्फिनाइल ग्रुप है और पायरिडीन ग्रुप है। चेंज कहाँ है, यहाँ चेंज है हमारा OCH2 CH2 OCH3 है और यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो भैया, प्रोटोन H+K+ ATPase पंप पे काम करेगा, उसको सप्रेस कर देगा और एसिड का सिक्रेशन से रोक देगा। इसका काम बता दीजिए। काम है गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। इसोफेजाइटिस, इसोफेजाइटिस क्या, इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो जाना, इसोफेजाइटिस कहलाता है। जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम, ठीक है। फिर यही सब ड्यूडेनल अल्सर में काम करेगा, हार्टबर्न में काम करेगा। और पेंटोप्राजोल हमारा लास्ट ड्रग है। पेंटोप्राजोल तो आप सभी जानते हो, पेंटोप्राजोल फर्स्ट जनरेशन प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, काम वही है। अब इसका पेंटोप्राजोल का भी स्ट्रक्चर देखो ना, तो बेंजीमिडाजोल, सल्फिनाइल ग्रुप और पायरिडीन रिंग लगा हुआ है। पायरिडीन रिंग, बेंजीमिडाजोल, सल्फिनाइल ग्रुप और पायरिडीन रिंग। बस इसमें भी कहाँ चेंज है, देखिए यहाँ पे OCH3 2 बार आ गया है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, OCH2 के साथ 2 फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो। वही चीज है, पेंटोप्राजोल क्या करता है, H+K+ ATPase पंप को इनहिबिट करता है, जिसके कारण गैस्ट्रिक का सिक्रीशन नहीं होगा पेराइटल सेल से। और अगर पेराइटल सेल से गैस्ट्रिक का सिक्रीशन नहीं होगा तो एसिडिटी से आप बच जाओगे, एसिडिटी से बच जाओगे। और ये एच पाइलोरी को इरेडिकेशन, मतलब एच पाइलोरी को वहां से हटाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। देखिए कितना बेहतरीन था ये, बहुत ही इजी लेक्चर था। होप सो आपको ये समझ में आएगा। आपको बस ये स्ट्रक्चर ध्यान देना होगा, बस बाकी सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज लगभग सबका सेम होता है, राइट। तो होप सो आपके लेक्चर समझ में आएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारा बेहतरीन सा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.brightmedico.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से जीपैट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन और वन लाइनर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।